छात्राओं, अभी हमने पिछले टर्न पर मेंडल के 2 स्लाइड्स पढ़े। पहले स्लाइड्स में अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी और उसके बाद अपन ने ये पढ़ा कि कैसे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की। पहली जो स्लाइड थी हमारी प्रेजेंटेशन पूरा, उस प्रेजेंटेशन में हमने जेनेटिक्स क्या है और उसके पश्चात जेनेटिक्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हमारे यूज़ में आएगी उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। दूसरे प्रेजेंटेशन में हमने ये पढ़ा कि मेंडल कौन है, उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस को अपन ने विस्तार से पढ़ा था। और आज जो हमारी स्लाइड है, ये जो प्रेजेंटेशन है हमारा, इस प्रेजेंटेशन में अपन ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मेंडल ने अपने जो कंक्लूजन्स हैं, अपने जो रिजल्ट्स हैं, वो पब्लिश करवाए और उन पब्लिकेशंस के आधार पर हमने क्या रिजल्ट्स फ्रेम किए, उस पर अपन बात करेंगे। मैं डॉक्टर पी.के. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी। एक बार पुनः क्विकली अपन देख लेते हैं वो 7 कैरेक्टर्स जिनको लेकर के मेंडल ने क्रॉस करवाया। पिछली स्लाइड में अपन ने पूरी बात की थी, आज मैं एक बार दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। सीड शेप है, सीड कलर है, फ्लावर कलर है, पोड शेप है, पोड का कलर है, फ्लावर की पोजीशन है और स्टेम की हाइट है। ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे और मज़ेदार बात ये है कि सातों के सातों जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। नाउ उन्होंने दो प्रकार के क्रॉस किए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले प्रेजेंटेशन में भी। एक बार क्विकली अपन रिपीट कर लेते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वही सिंगल कैरेक्टर लिया जाता है, F1 जनरेशन मिलेगी, वहाँ केवल डोमिनेंट कैरेक्टर्स अपने को नजर आएगा, स्व परागण करवाया जाता है उसमें या स्व क्रॉस करवाया जा रहा है, और उसके बाद जो जनरेशन मिल रही है उसे हम F2 जनरेशन कहते हैं। उसमें फेनोटाइप है वो 3:1 और जीनोटाइप 1:1 प्राप्त होता है। फेनोटाइप का मतलब बाहर से देख करके आप जो बता सकें, और जीनोटाइप का मतलब उसकी जब तक आप जीनी संरचना नहीं देखें तब तक आप बता नहीं पाएंगे कि वो शुद्ध रूप से करैक्टर आ रहा है या हेट्रोजाइगस फॉर्म में वो करैक्टर आया है। फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस की अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट्स के रूप में इसको थोड़ा शो किया गया है। कैपिटल टी ये दोनों प्योर फॉर्म में हैं, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी ये, और फिर स्मॉल टी, इस तरह से करके ये 2 प्रकार के इसमें यहाँ जीनोटाइप आए हैं। एक वो जो प्योर वाला फॉर्म का है, दूसरा इम्प्योर फॉर्म का है F2 जनरेशन के लिए। जो प्योर फॉर्म आ रही है वो इसमें एक तो शुद्ध रूप से लंबा हो गया और एक शुद्ध रूप से बोना है, और 2 जो प्लांट्स मिल रहे हैं इसमें वो हैं हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर, अर्थात वो लंबे तो हैं लेकिन वो इम्प्योर फॉर्म के अंदर है। उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, 2 लक्षण लेकर के क्रॉस करवाए। 2 लक्षण लेकर के जब अपन क्रॉस करवा रहे हैं तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और 2 लक्षण लेकर के जब आप क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन मिलेगी, उस F1 जनरेशन में सेल्फिंग के समय गैमेट फॉर्मेशन जो होगा उसमें 4 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, अपन ने पीछे बात की थी। और जो जेनोटाइप और फेनोटाइप मिलता है वो क्रमशः 1:2:4, 1:1:1 है, और फेनोटाइप 9:3:3:1 है। जो 9 प्राप्त होते हैं उनका जेनोटाइप 1:2:4 है, और जो आगे वाले जो दोनों 3:3 हैं उनके 1:2:1:2 और लास्ट में 1 है, जो कि प्योरली दोनों की दोनों कैरेक्टर्स के लिए प्योर फॉर्म है, लेकिन वो रिसेसिव फॉर्म है। यानी 2 कैरेक्टर मान लीजिए आपने A और B लिए हैं, तो जो एक लास्ट में इसमें प्राप्त हो रहा है वो स्मॉल a, स्मॉल b, इस तरह से प्राप्त होगा। तो फिनोटाइप 9:3:3:1 और 1:2:4, 1:2:1:2:1, ये आप इसको देख सकते हैं। पीछे भी अपन ने चर्चा की थी इसके ऊपर। वही 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, उनमें यदि सेग्रीगेशन हो गया है तब तो पेरेंटल टाइप, और यदि उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो फिर पेरेंटल टाइप से डिफरेंट गैमेट बनेंगे।
और जब डिफरेंट गैमेट बनेंगे तो नए प्रकार की प्रोजेनी बनेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़ के लिए। नाउ उसने यानी मेंडल ने जो दोनों प्रयोग किए, उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए, उन रिजल्ट्स को हम लोगों ने फ्रेम किया है एज ए प्रिंसिपल के रूप में, उसे सिद्धांत के रूप में, मेंडल के नियम के रूप में। ऑन मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स सर्टेन प्रिंसिपल्स आर फ्रेम्ड, कुछ प्रिंसिपल्स अपन ने बनाए हैं और ये 3 प्रिंसिपल्स हैं हमारे सामने। एक कहलाता है लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स एंड डोमिनेंस, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों को हम थोड़ा विस्तार से अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स एंड डोमिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। ईच ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ ए बंडल ऑफ कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए फैक्टर और जीन। ईच ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है उसमें खूब सारे लक्षण होते हैं, यानी चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय हो, उसमें अनेक लक्षण हैं और उन लक्षणों को नियंत्रण जिसके द्वारा होता है उसको उन्होंने फैक्टर कहा, जिसे हमने बाद में जीन शब्द काम में उसके लिए लेने लग गए हैं। तो वर्तमान में हम बजाय फैक्टर के जीन शब्द काम में लेते हैं। बेंजर ने ये टर्मिनोलॉजी हमें दी थी। नाउ ये जो कैरेक्टर्स हैं वो या तो डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं, इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग यदि डोमिनेंट है तो वो कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है डोमिनेंट जीन द्वारा, और रिसेसिव है तो वो कंट्रोल हो रहा है रिसेसिव जीन के द्वारा। अर्थात दोनों प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं वो या तो डोमिनेंट होंगे, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो या तो डोमिनेंट होंगे या वो रिसेसिव होंगे। और जो एलेलिक फॉर्म है जिसमें 2 एलील है, जो पेयर्ड फैक्टर हो गया, वो या तो डोमिनेंट हो गए दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे, या एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। वन फैक्टर इन ए पेयर मास्क और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर। जैसे अभी आपको मैंने बताया, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो यदि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों आ रहे हैं तो जो फैक्टर उसके मास्क कर लेता है, छुपा लेता है, दबा देता है, एक्सप्रेस होने नहीं देता है, तो जो दबाता है वो डोमिनेंट फैक्टर हो गया या डोमिनेंट जीन हो गई या वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और जो दब जाता है वो रिसेसिव जीन है या रिसेसिव कैरेक्टर भी उसको अपन बोलेंगे। He called the characters that appeared in F1 generation is dominant. उन्होंने कहा कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आ रहा है वो डोमिनेंट आएगा, एंड दोज विच डिड नॉट अपीयर इन द F1 जनरेशन इज रिसेसिव। जो अभी बात की, जो दिखाई नहीं दे रहा है, अपीयर नहीं हो रहा है, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। और ये जो लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर है वो उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधार अपना एक्सपेरिमेंट्स किया था, उसके आधार पर उन्होंने इसको दिया है। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसकी अपन बात करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है जो प्लांट है उनमें रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाने पर जर्मिनल सेल्स में मियोसिस होगा, और मियोसिस जब होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, और दोनों सेपरेट होने के बाद डॉटर सेल में चले गए। डॉटर सेल में जब चले गए जाते हैं दोनों, उन डॉटर सेल्स को हम गैमेट्स कहते हैं, और वो गैमेट्स उस लक्षण विशेष के लिए हमेशा प्योर होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस के समय सेपरेट हो गए और उस लक्षण विशेष के लिए वो प्योर होते हैं। दोनों बातें वापस रिपीट कर लेते हैं अपन। ईच ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय ए बंडल ऑफ कैरेक्टर्स, ईच कैरेक्टर कंट्रोल बाय ए पेयर ऑफ जीन्स, एंड जो अभी बात अब मैं कह रहा था आपसे, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द पेयर्ड जीन्स सेग्रीगेट एंड एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट्स। अलग अलग गैमेट्स में वो चले जाते हैं। ईच गैमेट्स कंटेन ओनली वन ऑफ द पेयर्ड जीन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द जीन ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर सेपरेट। सीधी सी बात है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, मियोसिस हुआ, अलग अलग हो गए, दोनों की दोनों बनने वाली सेल है, डॉटर सेल है, वो गैमेट्स कहलाएंगी। वो गैमेट्स हमेशा लक्षण विशेष के लिए प्योर होंगे,
ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आ जाएं एक ही गैमेट में, ऐसा नहीं हो सकता। केवल और केवल असामान्य अर्धसूत्री विभाजन, जो कि बहुत रेयर केस का मामला है, उसमें संभव है। वो अपन इसको एक बार छोड़ देते हैं। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में, जैसे मान लीजिए कैपिटल ए और स्मॉल ए जीन है, तो जो दो सेल बनेगी डॉटर सेल, उसमें एक में कैपिटल ए आ जाएगा, दूसरे में स्मॉल ए आ जाएगा। इस तरह से करके दो प्रकार के गैमेट बन गए, और दोनों गैमेट जो बने हैं उनमें ए, जैसे कैपिटल ए जिसमें आया वो कैपिटल ए के लिए प्योर हो गया, और जिस दूसरे वाले में स्मॉल ए आया वो उस लक्षण के लिए प्योर हो गया। यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला गैमेट नहीं बनेगा। सीधी सीधी बात यह है। इसीलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी अध्ययन किए जाने वाले लक्षणों के लिए गैमेट हमेशा, यानी युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने दूसरा रूल दिया, ये भी उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर बनाया। यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेट होना और बनने वाले गैमेट्स में लक्षण विशेष का प्योर होना, ये सेकंड उनका कंक्लूजन था, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं या हम मेंडल्स सेकंड लॉ कहते हैं। एंड ये रूल्स भी, जैसा अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित इसको दिया। देखिए, गैमेट फॉर्मेशन के समय पेयर्ड फैक्टर कैपिटल टी और स्मॉल टी present in the F1 plant segregate independently and enter in different gametes, so each gametes receive either capital T or small t from the paired factor capital T and small t which are responsible for the expression of a single character। जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि गैमेट के निर्माण के समय जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, उदाहरण के लिए F1 जनरेशन में ये सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली हो रही हैं एंड एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट्स। यानी जब ये सेग्रीगेट होंगी तो एक गैमेट बन जाएगा कैपिटल टी वाला और एक बन जाएगा स्मॉल टी वाला, अर्थात पेयरिंग जो थी वो अलग अलग हो गई, और जब वापस क्रॉसिंग करवाएंगे तो पेयरिंग वापस हो जाती है, अर्थात वो वापस हैप्लॉइड सेल जो थी वो वापस डिप्लॉइड बन जाती है उस लक्षण के लिए। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों की दोनों जीन का जो पेयर था वो अलग हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम के अलग हो जाने से वो भी अलग हो गई, और जब वापस क्रॉसिंग करवा करके फ्यूज़ करवाया गया तो वो डिप्लॉयड हो जाती हैं, अर्थात दोनों की दोनों जीन वापस प्राप्त हो जाती हैं। सो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ये मेंडल का सेकेंड कंक्लूजन है। नाउ थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहले वाले जो दोनों नियम हैं वो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए थे, लेकिन ये जो तीसरा रूल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स। ये है डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आधारित है, अर्थात दो लक्षणों को लेकर उन्होंने जो क्रॉस करवाया उसके आधार पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन को ही हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इसका मतलब है बहुत सिंपल सा कि दो लक्षण को लेकर के यदि क्रॉस करवाया जाए तो दोनों लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए जाते हैं। अर्थात मान लीजिए दो लक्षण लेके चल रहे हैं, पौधे की लंबाई और फूलों का रंग, तो दोनों लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। एक लक्षण जैसे पौधे की लंबाई है वो अपने हिसाब से जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, और फूलों का रंग ये अपने हिसाब से जाता है दूसरी जनरेशन में, एज पर मेंडल। अर्थात मेंडल कहते हैं कि ये लक्षण जब दो हो गए हैं अध्ययन के अंदर तो ये इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए, मान लीजिए दो लक्षण, जैसे इस एग्जाम्पल में हम दिखा रहे हैं कि दो लक्षण लिए हैं, कैपिटल Y और कैपिटल Y, और दूसरा कैपिटल R और कैपिटल R। तो F1 जनरेशन में कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r आ गया, और उसके बाद फिर गैमेट्स बने इसमें
तो दो प्रकार के गैमेट्स तो ऐसे हैं जो पेरेंटल टाइप हैं, और दो जो गैमेट्स बने हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसलिए दो अलग प्रकार के गैमेट बन गए हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि इन करेक्टर्स द्वारा असॉर्टमेंट होगा वो इंडिपेंडेंटली होता है, यानी ऐसा नहीं है कि जो करेक्टर्स एक करेक्टर है, जैसे यहाँ वाई और वाई वाला बात करें जीन, वो कैपिटल टी और कैपिटल टी या स्मॉल टी को प्रभावित करेगी, अर्थात इंडिपेंडेंटली जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सो मेंडल ने ये तीसरा अपना कंक्लूजन, लेकिन ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर उन्होंने दिया। नाउ कुछ एक्सेप्शंस हैं मेंडल्स के रिजल्ट के। ऊपर वाले जो तीनों अपन ने बात की है वो तीनों बिल्कुल सही हैं, अर्थात वो तीनों जो हैं वो मेंडल के रिजल्ट्स के आधार पर फ्रेम किए गए हैं, वो तीनों के तीनों रूल्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, इन एक्सेप्शंस की अपन बात कर लेते हैं। देखिए, प्लियोट्रोपिज्म अपन ने पिछले हमारे लेक्चर में बात की थी। प्लियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि जब एक ही जीन एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। तो मेंडल ने तो कहा था कि लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स, अर्थात एक लक्षण है वो एक फैक्टर द्वारा या एक जीन द्वारा एक्सप्रेस होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। प्लियोट्रोपिज्म हमारे पास बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है, अर्थात एक जीन एक से अधिक लक्षणों को कंट्रोल करती है, जैसा अपन ने पीछे फिनाइल कीटो यूरिया वाला जीन का एग्जाम्पल लेकर के बताया था कि ये फिनाइल एलेनाइन नामक एमिनो एसिड का संश्लेषण करवा रही है, तो ये मेंटल रिटार्डनेस को, पिगमेंटेशन ऑन स्किन को, इस तरह के कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर रही है। अर्थात जरूरी नहीं है ऐसा ही हो कि एक जीन एक कैरेक्टर हो, एक ऐसा भी हो सकता है कि एक जीन है वो एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। दूसरा लॉ, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, उसका वास्तव में उसका एक्सेप्शन नहीं है, बट यदि किसी स्थिति में एबनॉर्मल मियोसिस होता है तो फिर वो एक्सेप्शन है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल मियोसिस होने पर ही इस प्रकार के गैमेट बनते हैं जिसमें दोनों के दोनों पेयर एक साथ आ जाए, अर्थात दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं हो मियोसिस के समय, तो एक गैमेट में दोनों के दोनों क्रोमोसोम आ गए और दूसरे वाले गैमेट के अंदर एक भी क्रोमोसोम नहीं आया है। बट जनरली या इन नॉर्मल कंडीशंस ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में कोई एक्सेप्शंस हो, केवल एबनॉर्मल मियोसिस होने पर ही उस रूल में एक्सेप्शंस मिलता है। बट हम यदि थर्ड लॉ की बात करें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, उसकी बात करें, तो हम पाएंगे लिंकेज यहाँ बहुत बड़ा अपवाद है, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि दो कैरेक्टर्स यदि एक साथ लेके चलेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली जाएंगे, बट ये केवल तभी संभव है कि जब आप जिन लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन किए जाने वाले लक्षण एक ही क्रोमोसोम पर नहीं हो, अथवा एक ही क्रोमोसोम पर हो तो उनमें लिंकेज नहीं हो, सहलग्नता नहीं हो, अर्थात वो दूर दूर स्थित हो। मान लीजिए दो जीन हैं ए और बी, बिल्कुल पास पास हैं, उनमें लिंकेज मिलेगा, और ये लिंकेज आगे अपन विस्तार से ही पढ़ेंगे, या तो कंप्लीट उसमें लिंकेज होगा या फिर इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। इनकम्प्लीट होने का मतलब हो गया कि कभी अलग हो भी सकते हैं, और कंप्लीट लिंकेज है इसका मतलब वो कभी भी अलग नहीं होंगे और हमेशा उनमें संतति क्रॉस करवाने पर केवल और केवल पेरेंटल टाइप की ही मिलेगी। सो लिंकेज इसका बहुत बड़ा अपवाद है, और यदि लिंकेज उपस्थित है तो फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही नहीं है। अब प्रश्न ये है कि फिर मेंडल को कैसे मिल गया? तो मैंने आपको वेरी फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि मेंडल फॉर्चुनेटली बाय चांस, और ये उसके लिए भाग्यशाली वाला मामला रहा कि उन्होंने जो 7 लक्षण लिए वो सातों अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, और जब वो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं तो फिर वहाँ लिंकेज का प्रश्न नहीं आता है। यदि उनके द्वारा अध्ययन किए गए लक्षण एक ही क्रोमोसोम पर होते तो निश्चित रूप से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं आता, क्योंकि हर हालत में लक्षण एक जीन जब दूसरी पीढ़ी में जा रही है
तो वो लक्षणों को दूसरी वाली जीन को भी प्रभावित करती है। अर्थात इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट नहीं हो सकता, लिंकेज यदि उपस्थित है तो प्रभावित होगा। हेंस इसीलिए ही नोट फेस द प्रॉब्लम ऑफ लिंकेज एंड गेव द रूल थर्ड फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी मैंने आपको बात बताई है कि मेंडल ये वाज लकी, वो भाग्यशाली रहा है। ही सेलेक्ट 7 कैरेक्टर्स वर फॉर्चुनेटली प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दैट इज 7 क्रोमोसोम्स ऑन 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, 7 कैरेक्टर्स, इसीलिए वो इस रूल को दे पाया। नाउ ये मेंडल के रूल्स के बारे में अपन ने बात की। अब सबसे पहले अपन ने मेंडल कौन है, क्या पढ़ा, क्या उन्होंने किया था, उसके बारे में पढ़ा, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात अपन ने की। सेकंड में अपन ने ये पढ़ा कि उसने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे किए, और आज थर्ड वाले में अपन ने पढ़ा कि उन क्रॉस के बेस पर उसने क्या रिजल्ट्स निकाले। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो कंक्लूजन दिए, जो रूल्स दिए, उन रूल्स में अब प्रेजेंट स्टेटस हमारा क्या है। हम उसमें सबसे पहले लेंगे जीन इंटरएक्शन। ये 2 प्रकार का होता है, एलेलिक एंड नॉन एलेलिक जीन इंटरएक्शन। तो एलेलिक जीन इंटरएक्शन की पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें इनकम्प्लीट लिंकेज प्लस कोडोमिनेंस, इस तरह की चीज़ें आती हैं। उन दोनों को अपन पीछे की हमारी इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शन अब हमें पढ़ना है। इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।